हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करेंगे डेप्रीसिएशन के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेप्रीसिएशन के कंसेप्ट को समझना है तो हमें डेप्रीसिएशन के साथ साथ कैपिटल लॉस को भी समझ लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर देखें कि दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो डेप्रिसिएशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो किस तरह से हो जाएगी। हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब देखिए, इस डेफिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं और जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्या करें, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी पहली बात क्या आई कि डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम होना, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का फॉल होना। लेकिन यही नहीं रुके, हमने आगे भी कहा, हम खाली ये कहें कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू का फॉल होना ही डेप्रिसिएशन है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें डेफिनेशन को पूरा लिखना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू, कौन कौन सी ड्यू टू, नंबर 1 नॉर्मल वियर एंड टियर, नंबर 2 पैसेज ऑफ टाइम, नंबर 3 एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। यानी डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स एसेट्स की वैल्यू का कम होना पक्का है, निश्चित है, लेकिन रीजन जो हमने 3 बताए इनमें से ही एक होना चाहिए। क्योंकि अगर रीजन इन 3 में से ना हो करके कोई और होता है तो यही कंसेप्ट कैपिटल लॉस भी बन सकता है। तो क्लियर करने के लिए अब मैं कैपिटल लॉस की डेफिनेशन की बात करता हूं। कैपिटल लॉस की अगर हम बात करें तो किस तरह से हो जाएगा, इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी यहां भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, लेस हो रही है। बट रीजन क्या है, ड्यू टू एक्सीडेंट, थेफ्ट, नेचुरल कैलेमिटीज और क्या, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो आप दोनों बातों को बड़े आराम से, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। दोनों कंसेप्ट्स के अंदर अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं तो वहां भी वैल्यू का फॉल हो रहा है, अगर मैं कैपिटल लॉस की बात कर रहा हूं वहां भी फिक्स एसेट्स का फॉल हो रहा है। यानी दोनों ही कंसेप्ट्स के अंदर फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो इस फॉल के, इस कम होने के रीजंस 3 हैं। कौन कौन से, नंबर 1 नॉर्मल वियर एंड टियर, नंबर 2 पैसेज ऑफ टाइम, नंबर 3 एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। लेकिन जब मैं कैपिटल लॉस की बात कर रहा हूं तो यहां पे कैपिटल लॉस के रीजंस डिफरेंट हैं। अगर मैं कैपिटल लॉस की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं तो वो किस तरह से आ रही है, कैपिटल लॉस रेफर्स टू क्या, फॉल या लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू थेफ्ट, एक्सीडेंट, एक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड नेचुरल कैलेमिटीज। यानी दोनों की डेफिनेशन में रीजंस डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो आपके माइंड में ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन आपको आती है तो आप विद रीजंस लिखकर आएंगे। बिकॉज खाली हम अगर कहें
कि डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये डेफिनेशन पूरी नहीं होती है। हमें इस डेफिनेशन के अंदर रीजंस भी लिखकर आने होंगे। अगर हम रीजंस की बात करें तो रीजंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन हमने कहा है नॉर्मल वियर एंड टियर। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, नॉर्मल वियर एंड टियर यानी अगर हम किसी मशीन का डेली यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए उस मशीन की वैल्यू कम होगी या नहीं होगी? निश्चित रूप से उस मशीन की वैल्यू कम होगी। यही क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर। यानी नॉर्मल वियर एंड टियर का मीनिंग क्या आता है? क्यों हो रहा है इसकी वैल्यू कम? क्योंकि हम उसका रेगुलर यूज कर रहे हैं, हम उसका कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, पैसेज ऑफ टाइम। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आज एक मशीन परचेज करके लेके आता हूं और चाहे मैं 2 ईयर्स तक यानी आगे आने वाले 2 साल तक उस मशीन का यूज नहीं भी करता, तो क्या आफ्टर 2 ईयर्स उस मशीन की वैल्यू उतनी ही रहेगी? नहीं, उस मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हुआ? पैसेज ऑफ टाइम की वजह से हुआ। और तीसरा पॉइंट आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, अब एक्सपेक्टेड को हम फोरसीन भी बोल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस मीन्स क्या? इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी फर्म है, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी स्किल से, अपने एक्सपर्टाइज से ये जानती है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कम्युनिटीज की डिमांड चेंज होती है, वो जानती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले बुक्स को लिखने के लिए मैनुअल टाइपराइटर्स का यूज किया जाता था, लेकिन करंट टाइम में आज बुक्स को लिखने के लिए यानी राइटिंग वर्क के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का। तो कहीं ना कहीं जो मैनुअल टाइपराइटर मशीन्स थी उनकी वैल्यू कम हुई है, आज के टाइम में उनकी वैल्यू क्या हुई है? फॉल हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पहले सिंपल फिल्म कैमरा थे, लेकिन आज डिजिटल कैमरा आ चुके हैं। तो डिजिटल कैमरे के आने से जो सिंपल फिल्म कैमरा है उसकी वैल्यू फॉल हुई है, उसकी वैल्यू कम हुई है। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज हैं जो हर एक फर्म एक्सपेक्ट करती है कि ऐसा होगा, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या फोरसीन ऑब्सोलेसेंस। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, पहले रबर शूज की डिमांड मार्केट में थी, बट करंट टाइम में लेदर शूज की डिमांड मार्केट में। तो लेदर शूज की डिमांड होने से कहीं ना कहीं रबर शूज प्लांट की वैल्यू फॉल होगी। यानी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस दो वजह से होता है, या तो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आए या कमोडिटीज की डिमांड के अंदर चेंज आए, क्योंकि ये दोनों ही बातें एक्सपेक्टेड होती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेक्टेड या फोरसीन ऑब्सोलेसेंस। तो डेप्रिसिएशन के थ्री रीजंस आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। अगर हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की बात करें कि डेप्रिसिएशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको भी हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे एक मशीन की नीड है, मैं मशीन को परचेज करने के लिए एक और फर्म के पास जाता हूं। वहां जाकर मुझे मालूम चलता है कि मशीन का प्राइस 10 लाख रुपीस है और मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर्स है। मशीन का प्राइस 10 लाख रुपीस है और मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर्स है। मैं उस मशीन को लेके आता हूं। अब मुझे
उस मशीन को यूज़ करना है। मैं उस मशीन को 2019 में परचेज करता हूं और उसको यूज़ करता हूं। आफ्टर 1 ईयर मेरी जो फिक्स एसेट्स है मशीन, उसकी वैल्यू कम होगी। अब उसकी वैल्यू कितनी कम होगी, इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ मशीन अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ मशीन अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन। तो प्राइस ऑफ मशीन कितना था? 10 लाख रुपीस, और मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी थी? 10 ईयर्स। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो आंसर कितना आता है? 1 लाख रुपीस। यानी 1 ईयर के अंदर उस मशीन की वैल्यू कितनी फॉल होगी? 1 लाख रुपीस। तो हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या आया? डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ मशीन अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये डेप्रिसिएशन। हमने क्या समझा? डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या हैं, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किस तरह से होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि डेप्रिसिएशन को अदर नेम से जाना जाता है। इसके अदर नेम्स भी हैं, तो उन अदर नेम्स की हम बात करते हैं। यह बात तो हमारी समझ में आ ही रही है कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू का फॉल होना ही डेप्रिसिएशन है। अब जरा देखिए, अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू फॉल हो रही है तो एक सर्टेन टाइम के बाद में हमें इन फिक्स एसेट्स को रिप्लेस भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने लिया था, मेरी मशीन 10 लाख रुपीस की थी और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर्स थी। तो 1 ईयर के अंदर उस मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 1 लाख रुपीस। आफ्टर 2 ईयर्स डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपीस। आफ्टर 3 ईयर्स 3 लाख रुपीस, और इसी तरह चलते चलते आफ्टर 10 ईयर्स 10 लाख रुपीस। अब जरा देखिए, मशीन का प्राइस कितना है? 10 लाख रुपीस। आफ्टर 10 ईयर्स डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीस। यानी 10 लाख माइनस 10 लाख, यानी मशीन की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0। यानी आफ्टर 10 ईयर्स मुझे उस मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा, मुझे उस मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर मुझे उस मशीन को रिप्लेस करना है तो 10 ईयर्स के बाद में मेरिकल नहीं हो जाएगा, जादू नहीं हो जाएगा। अगर मैं 2019 में मशीन परचेज कर रहा हूं तो 2019 से ही मुझे प्लान करके चलना पड़ेगा कि इस मशीन की एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर्स है। आफ्टर 10 ईयर्स मुझे ये मशीन रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो ये मशीन मैं कैसे रिप्लेस करूंगा, इसके लिए मेरे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो इसी प्लानिंग के तहत मैं अपनी फर्म में डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाऊंगा। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और उस फंड में हर ईयर मैं डेप्रिसिएशन, जो मेरी मशीन पर डेप्रिसिएशन हो रहा है, उतनी ही वैल्यू उस फंड में क्या करता जाऊंगा? ऐड करता जाऊंगा। अब 1 ईयर में, 1 साल में उस फंड में 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करूंगा, 2 ईयर्स में 2 लाख रुपीस, 3 ईयर्स में 3 लाख रुपीस, और 10 ईयर्स में कितना डिपॉजिट कर दूंगा? 10 लाख रुपीस। अब जरा सोचिए, मशीन परचेज कितने की गई थी? 10 लाख रुपीस की। आफ्टर 10 ईयर्स उस मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 0। लेकिन मेरे पास डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में 10 लाख रुपीस डिपॉजिट हो चुके हैं। तो इस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का यूज करते हुए मैं क्या करूंगा? एक न्यू मशीन परचेज कर लाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन
का यूज किसके लिए किया गया? फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए, फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन का अदर नेम क्या आता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। या करंट ईयर के अंदर फिक्स एसेट्स रिप्लेस की गई हैं तो नाम क्या हो सकता है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और ये जो मशीन रिप्लेस की गई है ये कौन से फंड से की गई है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की वजह से ही हम न्यू मशीन परचेज करके ला पाए। इसलिए एक अदर नेम क्या हो सकता है? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। डेप्रिसिएशन का एक और नाम क्या हो सकता है? कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। यानी फिक्स एसेट्स के कंजम्पशन के लिए जो अलाउंसेस डिपॉजिट किए गए हैं वहीं से मशीन आ रही है। और एक लास्ट अदर नेम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एग्जाम्पल में दोबारा से आते हैं। जब मैं मशीन परचेज करके लाया तो मशीन की वैल्यू थी 10 लाख रुपीस, बट आफ्टर 1 ईयर उस मशीन की वैल्यू लेस होकर 9 लाख रुपीस रह गई। यानी जो मेरे पास में फिक्स एसेट्स है प्रोडक्शन प्रोसेस में 1 लाख रुपए वो कंज्यूम हो गई, यानी यूज्ड अप हो गई। क्योंकि 1 लाख रुपीस की वैल्यू कंज्यूम हो गई, यूज्ड अप हो गई, इसीलिए डेप्रिसिएशन का एक अदर नेम आता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी फिक्स कैपिटल पे जो कंजम्पशन हुआ, जो यूज्ड अप हुआ, वही क्या है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के कितने अदर नेम आते हैं? हम डेप्रिसिएशन कह दें, या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कह दें, या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह दें, या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कह दें, या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस कह दें, बात एक ही है। और ये सारे नेम आपके माइंड में सेट होने चाहिए, बिकॉज जब आप न्यूमेरिक क्वेश्चंस करेंगे तो इन अदर नेम्स की जरूरत आपको पड़ेगी। अब लास्ट में हम डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस जानते हैं, जहां से हमने वीडियो को स्टार्ट किया था। तो मीनिंग तो क्लियर था, यानी 3 बेसिस ले सकते हैं। 3 बेसिस के साथ हम ऐसा करेंगे। फर्स्ट बेस क्या लेंगे? मीनिंग। सेकंड क्या लेंगे? प्रोविजन फॉर लॉस। और थर्ड क्या लेंगे? प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है जी। अब देखिए मीनिंग, मीनिंग क्या था डेप्रिसिएशन का? तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अगर कैपिटल लॉस की बात करता हूं, इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू थेफ्ट, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलेमिटीज एंड अनफोर्सीन या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। सारे वर्ड इसमें आपके समझ में आ रहे होंगे। एक्सीडेंट मीन्स हम मशीन को ला रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वैल्यू लॉस हो गई। नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड आ गया, तूफान आ गया, उससे मशीन की वैल्यू क्या हो गई? लॉस हो गई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी की समझने वाली, या थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, लॉस हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस। करंट टाइम में आप देख रहे हैं, यानी जो कि जिसकी हम कोई भी जना एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसा हुआ। अब करंट टाइम में आप देख रहे हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से कहीं ना कहीं फिक्स एसेट्स की वैल्यू फॉल हुई है। तो ये किसी ने सोचा नहीं था कि 2020 के अंदर कोरोना वायरस आ जाएगा। तो ये कैसा हुआ? अनएक्सपेक्टेड। तो कैपिटल लॉस के रीजंस अलग होते हैं, डेप्रिसिएशन के रीजंस अलग होते हैं। सेकेंड डिफरेंस का बेस बनता है प्रोविजन फॉर लॉस। आपने देखा डेप्रिसिएशन के अंदर हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया था, यानी डेप्रिसिएशन के केस में प्रोविजन किया जाता है। जो लॉस हो रहा है उसके लिए प्रोविजन किया जाता है, उसकी भरपाई के लिए प्रोविजन किया जाता है।
लेकिन कैपिटल लॉस के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया जाता। लॉस के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया जाता, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है और कैपिटल लॉस अनएक्सपेक्टेड है। और जो चीज एक्सपेक्टेड है उसके लिए प्रोविजन किया जाएगा, और जो चीज अनएक्सपेक्टेड है उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया जा सकता। एक लास्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस। अब देखिए, डेप्रिसिएशन के केस में प्रोडक्शन प्रोसेस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल लॉस के केस में, तो प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के केस में लॉस के लिए प्रोविजन किया गया है, तो प्रोडक्शन प्रोसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। लेकिन कैपिटल लॉस के केस में प्रोविजन नहीं किया जाता, लॉस के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया जाता, इसलिए प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होता है। तो आज की वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस को बहुत अच्छे से आराम से समझने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही। डीडी सर को, विकी शर्मा को गुड बाय।